डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब क्या है कि एक स्थिर यंत्र, स्थिर मशीन, मतलब कि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, मतलब इसमें कोई भी घूमने वाला यंत्र नहीं होता है। तो ट्रांसफॉर्मर कैसी डिवाइस होती है? ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन क्या? ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म करता है लेकिन क्या? तो सिंपली हम बोलें तो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को ट्रांसफ़र करता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में वोल्टेज को ट्रांसफ़र करता है एट कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी पर। एट कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी पर मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी हमेशा स्थिर रहेगी, ठीक है। स्थिर का मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी ऑलवेज 50 हर्ट्ज़ रहेगी। कितनी? इसकी फ्रिक्वेंसी हमेशा कितनी रहेगी? 50 हर्ट्ज़, ठीक है। और इसका जो पावर होता है वो भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। पावर कैसा होता है? पावर भी कांस्टेंट होता है। पावर कैसा होता है? पावर भी कांस्टेंट होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं पावर बराबर कांस्टेंट, तो हमने आगे क्या देखा? पावर क्यों कांस्टेंट होता है? वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं पावर का एक फॉर्मूला होता है P बराबर VI, जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। P बराबर VI। अगर हम I को नीचे लेके आते हैं, अगर I को नीचे लेके आते हैं तो क्या होगा कि P अपॉन I बराबर V हो जाएगा। P अपॉन I बराबर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा, है ना। तो V डायरेक्टली V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? I के। V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? I के। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर हम I को बढ़ाते हैं तो करंट, अगर हम I को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, मतलब कम होगा, ठीक है। अगर हम I को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज हमारा क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। और अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट हमारा क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो ऐसे हमें ये पता चला कि हमारा पावर ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल मान लिया पावर हमारा था 200 मेगावाट। P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है VI। P बराबर VI। तो मान लिया कि ये 200 मेगावाट था, है ना। कितना था? 200 मेगावाट था। तो हमें क्या करना है कि अगर ये 100 होगा तो ये 2 होगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इसलिए पावर भी हमारा क्या रहेगा? पावर हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर वर्क किस पे करता है। ट्रांसफॉर्मर हमेशा वर्क करेगा AC पे। ट्रांसफॉर्मर हमेशा किससे वर्क करता है? ट्रांसफॉर्मर हमेशा AC पर वर्क करता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर हमेशा AC पर वर्क करता है। अब हम समझेंगे वर्किंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग क्या है और ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफॉर्मर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर के जो दो मेन पार्ट होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेन पार्ट ट्रांसफॉर्मर के क्या क्या होते हैं कि एक तो कोर होता है और दूसरा होता है वाइंडिंग। कोर और वाइंडिंग, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, है ना, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। तो हम क्या पहले डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, इसमें हमने एक फिगर बनाया और इसमें हमने क्या किया, इसको हमने, आप देख रहे हैं, हमने इसको V1 सप्लाई दी। हमने इसको क्या दिया? हमने इसको V1 सप्लाई दी, मतलब इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में हमने V1 सप्लाई दी। और जो V1 सप्लाई दी, जब V1 सप्लाई देंगे तो हमें क्या मिलेगा? जैसे हमने V1 सप्लाई दी तो हमें करंट मिला I1। क्या मिला?
हमें करंट मिला I1, और जब करंट I1 आगे बढ़ेगा और बाइंडिंग्स तक पहुंचेगा तो क्या है, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। क्या होगा प्रोड्यूस, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग्स को कट करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग्स को कट करेगा। और जब प्राइमरी वाइंडिंग्स को कट करेगा तो क्या होगा कि इसमें एक EMF इंड्यूस्ड हो जाएगी। क्या इंड्यूस्ड हो जाएगी, EMF इंड्यूस्ड हो जाएगी। अब इसके अंदर एक EMF इंड्यूस्ड होगा जिसको हम बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। अब क्या होगा, यही जो फ्लक्स है ना ये आगे बढ़ेगा, धीरे 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 करके देखो आगे बढ़ेगा तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग्स को भी कट करेगा। देखो कट कर रहा है या नहीं, है ना, ये सेकेंडरी वाइंडिंग को भी कट कर रहा है। और जब सेकेंडरी वाइंडिंग्स को कट करेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग्स में क्या आ जाएगा, इसमें भी एक EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। लेकिन वो कौन सा EMF होगा, वो होगा म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF जिसको बोलते हैं हम E2। ठीक है, और हमारा क्या होगा कि जो E2 होगा वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। वो सेकेंडरी वाइंडिंग किससे कनेक्टेड रहेगी, लोड से कनेक्टेड रहेगी। तो हमें इससे ये पता चला कि ये जो कोर है, कोर के ऊपर ही हम बाइंडिंग्स को लपेटते हैं। कोर के ऊपर हम क्या करते हैं, कोर के ऊपर ही हम बाइंडिंग्स को लपेटते हैं। देखिए ये हमारी कोर है, इसके ऊपर हमने बाइंडिंग्स को लपेट दिया, इसके ऊपर हमने बाइंडिंग्स को लपेट दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने बाइंडिंग्स को लपेट दिया। यहाँ पे हमने V1 सप्लाई दे दी, V1 सप्लाई दी तो हमें करंट I1 मिल गया, करंट I1 मिला तो हमें फ्लक्स मिला, और फ्लक्स मिला तो जो फ्लक्स इसको अगर कट करेगा तो इसमें एक सेल्फ इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा मतलब खुद से जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, अब यही फ्लक्स क्या करेगा, यही फ्लक्स धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और सेकेंडरी को काटेगा। और जब सेकेंडरी को काटेगा तो क्या होगा, इसमें भी एक इंड्यूस्ड EMF हो जाएगा, उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, और सेकेंडरी हमेशा किससे कनेक्टेड रहेगी, लोड से कनेक्टेड रहेगी, और प्राइमरी हमेशा किससे कनेक्टेड रहेगी, सप्लाई से कनेक्टेड रहेगी। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी किससे कनेक्टेड होती है। तो प्राइमरी ऑलवेज सप्लाई। प्राइमरी हमेशा सप्लाई से कनेक्टेड रहेगी। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक वाइंडिंग किससे कनेक्टेड रहेगी, हमेशा सप्लाई से कनेक्टेड रहेगी। प्राथमिक वाइंडिंग किससे कनेक्टेड रहेगी, सप्लाई से कनेक्टेड रहेगी। और सेकेंडरी वाइंडिंग किससे कनेक्टेड रहेगी, हमेशा लोड से कनेक्टेड रहेगी। आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम कोर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। तो कोर बनी किसकी होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कोर बनी किसकी होती है। तो कोर किसकी बनी होती है, कोर आयरन की बनी होती थी। पहले कोर आयरन की बनी होती थी, कोर आयरन की बनी होती थी। लेकिन आयरन की कोर बने होने से हमें क्या नुकसान था, आयरन की कोर बने होने से हमें एक नुकसान था कि इसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस बहुत ज़्यादा होते थे। आयरन की कोर बनी होने से हमें एक नुकसान था कि इसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, और जब हिस्टैरिसीस लॉसेस बहुत ज़्यादा होते थे तो हमने क्या किया कि इसको हमने रिप्लेस कर दिया। और हमने इसको किससे बनाया, हमने इसको बनाया सिलिकॉन स्टील का। हमने इसका किसको बनाया, इसकी कोर को सिलिकॉन स्टील की कोर को बनाया, जिससे कि हमारे हिस्टैरिसीस लॉसेस बहुत ही कम हो जाएं। ठीक है, और इसकी बाइंडिंग्स कॉपर्स की बनी होती हैं, कॉपर की। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी बाइंडिंग किसकी बनी होगी, कॉपर की बनी होगी। और कॉपर की बनी होगी या फिर इनेमल्ड कॉपर की बनी होगी, इसकी बाइंडिंग। ठीक है, और इसकी कोर किसकी बनी होगी, कोर तो हमें पता है, पहले हम आयरन की कोर बनाते थे लेकिन उसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस बहुत ज़्यादा आते थे, तो उनको कम करने के लिए हमने किसका यूज किया, सिलिकॉन स्टील का यूज किया। ठीक है, उसको कम करने के लिए हमने क्या किया, सिलिकॉन स्टील का यूज किया। ठीक है, अब हम बात कर लें प्रैक्टिकली केस में ट्रांसफार्मर की। तो प्रैक्टिकली केस में जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF हमने जो अभी आपको बताया था इससे पहले, ये E2, ये वाला E2,
इस B2 के नियरली इक्वल होता है। किसके केस में? प्रैक्टिकली केस में नियरली इक्वल। वही चीज़ मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। E2 इज़ नियरली इक्वल किसके केस में? प्रैक्टिकली केस में। ठीक है, मतलब कि दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, नियरली इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों आपस में क्या रहेंगे? बराबर नहीं होंगे, नियरली इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम आइडियल की बात करें, आइडियल मतलब आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करें, तो आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है? आदर्श ट्रांसफार्मर में E2 और B2 आपस में बराबर होते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर में E2 और B2 आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 100 वोल्ट यहाँ मिल रहा है तो अगर 100 वोल्ट म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है और 100 वोल्ट ही हमें टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, मतलब B2 मिल रहा है अगर हमें 100 वोल्ट, तो ये आदर्श कंडीशन हो गई, मतलब नो लॉसेस। और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि नो लॉसेस, मतलब बिल्कुल ही कम लॉसेस, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए आइडियल केस में E2 किसके बराबर होगा? V2 के बराबर होगा। ठीक है, और अगर हम प्रैक्टिकली की बात करेंगे तो E2 नियरली इक्वल होगा किसके? V2 के। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था V1 और V2, यहाँ पे इससे पहले हमने ये वाला V1 और ये V2 डिस्कस किया था। ये होता क्या है तो हम इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए V1 और V2 ये हमारे क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। V1 और V2 क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? E1 मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? N1 इंटू 5 क्या है? फ्लक्स है ना। 5 क्या है? फ्लक्स। और N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग्स में कितने नंबर ऑफ टर्न है, कितने चक्रों की संख्या है, उसको बोला हमने N1। और E2 क्या है? अब क्या है? E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2F। ठीक है, N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। अब हम बात कर लेते हैं EMF इक्वेशन की। EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। और जब हम इसकी बात करेंगे तो हमने देखा E1 बराबर 4.44 F क्या है? फ्रिक्वेंसी, जो कि क्या रहती है? कांस्टेंट। F क्या है यहाँ पे? फ्रिक्वेंसी, जो क्या रहेगी? कांस्टेंट। फाई क्या है? फ्लक्स। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या है? N1। ठीक है, अब यहाँ पे E2 की हम बात करें तो E2 बराबर क्या है? 4.44 F इंटू 5 इंटू N2। ठीक है, फाई क्या है? फाई क्या है? फ्लक्स। और N2 क्या है? हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। और F क्या है? फ्लक्स। F क्या है? फ्लक्स। F क्या है? फ्रिक्वेंसी। F क्या है? फ्रिक्वेंसी, जो हमारी कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वी नो दैट। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे वी नो दैट। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि यार ये 4.44 कहाँ से आया? तो हमने ये प्रोपोर्शनलिटी हटाई थी यहाँ पे, ये देखो प्रोपोर्शनल लगाए ना, ये समानुपात, यह प्रोपोर्शनलिटी हटाई थी तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 4.44। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसका एक डेरिवेशन फॉर्म होता है, लेकिन वो हमें अभी जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 4.44 हमने डायरेक्ट लिखा है। E1 बराबर 4.44 इंटू 5 इंटू F इंटू N1। ठीक है, E2 बराबर 4.44 F इंटू 5 इंटू N2। ठीक है, अब वी नो दैट हम जानते हैं 5 बराबर V इंटू A, जहाँ पे V क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। V क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। A क्या है? एरिया ऑफ द कोर। और फाई क्या है? फ्लक्स। ठीक है, फाई क्या है? फ्लक्स। अब हमने क्या देखा? फ्लक्स डेंसिटी V बराबर 5 अपॉन A। V बराबर क्या है? 5 अपॉन A। B बराबर क्या है? 5 अपॉन A। ठीक है, B बराबर क्या है? 5 अपॉन A। अब हम दोबारा से उसी इक्वेशंस पे जाएंगे। अब ये इक्वेशंस बनी कैसे? तो देखिए फाई, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या रखी है? 5। ठीक है, अगर हम 5 की जगह 5 बराबर VA, देखो हम जानते हैं 5 बराबर VA होता है। 5 बराबर क्या होता है? VA होता है, VA है ना। अगर हम इसकी जगह क्या करते हैं, इसकी जगह 5 की जगह VA रख दें तो हमारा कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा? E1 बराबर 4.44 F VM इंटू AI इंटू N1। अब
आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार सर ने एम क्यों लगा दिया। एम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक क्यों, क्योंकि यार हमारा जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती हैं, वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती, वो मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती हैं। कैसी होती हैं? मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। इसलिए हमने लगाया एम, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और ए आई, अब यहाँ पे हमने आई क्यों लगाया? आई हमने आयरन के लिए लगाया। क्यों? क्योंकि पहले हम जो कोर बनाते थे, वो हम आयरन की बनाते थे, इसलिए हमने आई लगा दिया। N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ठीक है। तो E1 बराबर क्या आ जाएगा? 4.44 एफ वी एम इंटू ए आई N1, ठीक है। E2 बराबर 4.44 एफ वी एम ए आई इंटू N2, ओके। ये हमारी हो गई ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो E1 के लिए अगर पूछता है, अगर E1 के लिए आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे? 4.44 एफ वी एम इंटू ए आई इंटू N1, ठीक है। और E2 के लिए पूछता है तो 4.44 एफ वी एम इंटू ए आई इंटू N2, ओके। अब हम बात कर